हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ बेसिकली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स, जिनका पूरा फोकस किस पर रहेगा आपका, जिस सीरीज़ का पूरा फोकस रहेगा बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो यहाँ पे आपके पास में रेगुलर इंटरवल पर शॉर्ट लेक्चर्स डाले जाएंगे एक टॉपिक के ऊपर, और कम्प्लीटली उसको फिनिश करने के बाद फिर नया टॉपिक आपका इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो बाय द मंथ जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होंगे, आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स यहाँ पे आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। बट आपको पढ़ना कैसे, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना कैसे। तो यू हैव टू लुक एट द सिलेबस। जो आपके पास में सिलेबस दिया गया है उसको आपको देखना है, एंड आफ्टर दैट जो लेक्चर यहाँ पे दिया जाएगा, जो लेक्चर यहाँ पे बताया जाएगा, जो डिस्कशन यहाँ पे होगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी को थॉरोली लाइन टू लाइन रीड करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर आपका एमसीक्यू पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के, एंड असर्शन रीजनिंग वगैरह। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में चीज़ें क्या दी गई हैं, ठीक है। उससे अगर आप लेक्चर देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हुई नहीं है और हमारा टाइम निकल चुका है, फोकस ऑन योर स्टडीज़, थोड़ा कंसंट्रेशन बनाइए अपनी पढ़ाई के ऊपर। बिकॉज अगर आपने लास्ट के ये जो बचे हुए कपल ऑफ मंथ्स है इनमें थोड़ा सा अच्छा फोकस कर दिया तो यू कैन अटेन गुड मार्क्स, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, बट जस्ट फॉलो द लेक्चर्स रेगुलरली एंड रीड द एनसीईआरटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है आज का दैट इज पी ब्लॉक। जो पहला टॉपिक है आप लोगों का दैट इज पी ब्लॉक, ठीक है। और पी ब्लॉक में हम लोगों को स्टडी करनी है यूजुअली फ्रॉम ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18 तक, क्योंकि 13 14 आपका क्लास 11 में, और जो कि बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिस्कस करना है फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 18, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम लोग एक ग्रुप को स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स मेकिंग अगर है आपके पास में टेक्निक, तो उससे क्या होता है कि लास्ट टाइम तक आप उन नोट्स को पूरा मगअप कर सकते हैं, इजीली उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है आपका एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लेंगे उतना आपको इसमें और डीप जा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ एक लिमिटेशन में रहना है, क्योंकि पढ़ने के लिए मेन ग्रुप एलिमेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, इतना वास्ट है कि इसमें हर एक एलिमेंट के लिए हर एक बुक है, हर एक ऑथर की अपनी एक बुक। तो इसलिए आपको सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस पे रहना है, कुछ लिमिटेशंस पे रहना है, ताकि आप मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख सकें, जिससे आपको ईजी हो एग्जाम में फिगर आउट करने के लिए चीज़ों को। तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के अंदर में, दैट इज़ ग्रुप नंबर 15, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 को हम लोग निकोजेंस भी बोलते हैं। दिस इज निकोजेंस भी बोलते हैं। निकोजेंस का मतलब होता है आपका बेटा सफोकेशन कॉजिंग, है ना, जो सफोकेशन कॉज करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर में हम लोग की आती है नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि विच ऑफ द ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज ग्रुप नंबर 15। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया आपका। ये भी पूछ सकता है कि निकोजन किसे बोला जाता है, तो निकोजन आपका बोला जाता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स को, क्योंकि पॉसिबिलिटी एमसीक्यू में तो कुछ भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में जो लाइन है उसके बेसिस पे बन सकता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। तो कुछ भी किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को पता है कि जिन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि क्लासिफिकेशन जो है पीरियोडिक एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है कि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सब शेल में आपका एंटर कर रहा है। तो जैसे कि इसके केस में आपके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जाएंगे, आपका 50 पी ब्लॉक में जाएंगे, तो पी सब शेल में जाएंगे या पी ऑर्बिटल में जाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पी ब्लॉक एलिमेंट की कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली का में आपके सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एलिमेंट्स को, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो सबसे पहले जो अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपके पास में ये सारे एलिमेंट है, इनके एटॉमिक नंबर को डिस्कस करें तो इसका होता है आपका 7, इसका होता है आपका 15, इसका होता है आपका 33, इसका होगा आपका 51 एंड इसका होगा आपका 83, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दिस इज, ये वाला आपका 8 है,
ये आपका 18 है, ये आपका फिर से 18 है, एंड दिस वन इज़ योर 32। ये जो नंबर्स मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इनको एक नाम बोला जाता है, दीज आर नोन एज मैजिक नंबर। इनको हम लोग बोलते हैं मैजिक नंबर। दीज आर नोन एज मैजिक नंबर, इनको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, बिस्मिथ जो होता है आपका लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, इसके बाद सारे क्या होने लग जाते हैं, 83 84 के बाद क्या हो जाएंगे, सब में रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी आने लग जाएगी। तो लास्ट नॉन रेडियो एक्टिव, अभी जो रिसेंटली पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट हुई है कुछ टाइम पहले ना, तो उसमें भी आपका क्या है, उसमें इसके नीचे भी है, बट आपको वो सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उनकी इतनी स्टडी नहीं की गई है। सो यू हैव टू डिस्कस ओनली दिस एलिमेंट्स, है ना। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर में वो आता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP3। ठीक है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनका एंटर कर रहा है p सब शेल में, इसीलिए इसको हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NH2NP3। नाउ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज हीलियम 2s2 2p3। ओके, नियॉन, इससे पहले की जो नोबल गैस है, देखो नाइट्रोजन से पहले की जो नोबल गैस है वो हीलियम है, तो इसलिए हम लोग हीलियम ले रहे हैं। फॉस्फोरस से पहले की जो गैस है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी नियॉन है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। दिस इज योर 3s2 3p3। आर्गन, ठीक है, आर्गन की जो आपके पास में 4s2, पूरा लिख लीजिए 3d10 4s2 4p3। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास में क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। देन आपके पास में ज़ेनॉन, दिस इज 4f14 5d10 6s2 6p3। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन में आपको दे देगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका कौन से एलिमेंट का कौन सा है, तो यू जस्ट हैव टू फिगर आउट दीज थिंग्स। जस्ट कीप योर नोट्स प्रिस्क्राइब, जितना आपको बता रहा हूँ मैं उतने नोट्स आप प्रिस्क्राइब कीजिए, एक शीट में लिखते जाइए, और जिससे क्या होगा कि लास्ट टाइम तक रिविजन करते रहेंगे अगर आप लोग, तो आपकी ग्रिप बनती जाएगी। बिकॉज MCQ पेपर है, MCQ पेपर में जितना उसने सिलेबस में दे दिया तो वो क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप आपको कर सकता है उस सिलेबस के अंदर से। नाउ नेक्स्ट जो है आपके पास में यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ के इसका लास्ट जो वैलेंस शेल है वो आपके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास में 3 है, यहाँ पे आपके पास में 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या आपका 6 है। तो उसी तरीके से इनके पीरियड्स भी डिसाइडेड होते हैं। तो नाइट्रोजन जो है आपका इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये आपका सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये आपका बिलोंग करेगा थर्ड पीरियड, ये आपका बिलोंग करेगा फोर्थ पीरियड, ये बिलोंग करेगा आपका फिफ्थ पीरियड, और ये बिलोंग करेगा आपका सिक्स्थ पीरियड। इसके नीचे आपका 7th पीरियड है, उसको हमको डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके से पीरियड डिसाइडेड है। मैं इसलिए पीरियड लिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी से ही ध्यान रख लीजिए कि सेकंड पीरियड ऑनवर्ड सब में क्या आने लग गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। थर्ड पीरियड से आपका स्टार्ट हो जाता है कि सब में डी ऑर्बिटल आने लग जाता है, डी सब शेल आपकी आने लग जाती है। तो फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड डी सबशेल इंट्रोड्यूस्ड, है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन फिल कौन सा हो रहा है उनका फिल आपका पी सबशेल ही हो रहा है, इसीलिए हम इनको पी ब्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पी ऑर्बिटल हो रहा है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज इनका एटॉमिक साइज। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे इनका एटॉमिक साइज। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग इनका डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। तो डाउन द ग्रुप जाने पर, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज आपका बढ़ता है, सीधी सी बात है। रीजन क्या है उसके पीछे, न्यू शेल्स
कह लो, या शेल्स मतलब एन वैल्यू है ना, न्यू शेल्स आर एडेड अप। ठीक है, ये तो हाई, नीचे जाने पर क्या होता है आपका नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे आपका तो साइज इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको जानना है वो ये जानना है कि जो एंटीमनी है और ये है, एंटीमनी और बिस्मिथ का जो साइज़ है ऑलमोस्ट कैसा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी 10 पिकोमीटर का आई थिंक इसमें डिफरेंस होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इनका जो डिफरेंस है आपका अप्रॉक्सीमेटली, जो इनका साइज़ है ऑलमोस्ट आपका सिमिलर है। तो इसको जानने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। तो चलिए जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है कि एंटीमनी और बिस्मिथ का साइज़ जो है आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियस है, इस तरीके से शेल्स है इसमें बने हुए, डिफरेंट ऑर्बिटल्स बने हुए। तो ये आपके पास में अंदर वाली शेल है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनर मोस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो लेकिन रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे एफ हो गया, देन आपका कौन सा हो गया, डी हो गया, देन आपका एस है, देन आपका क्या है, पी है। इस तरीके से आपकी यहाँ पर आपका शेल्स इंट्रोड्यूस्ड हैं। ठीक है, सब शेल्स इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो अंदर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अंदर के ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रही है। तो ये जो आपके पास में यहाँ पे एफ सब शेल है, दिस इज एफ सब शेल, दिस वन इज डी, एस और पी। तो एफ सब शेल जो है आपकी कंप्लीटली फिल्ड है, एफ शेल जो है आपकी कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब इनर ऑर्बिटल में या इनर सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़े होंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े होंगे तो इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे आपके अंदर के सब शेल में या अंदर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हुए होंगे, वैसे वैसे क्या हुए होंगे, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़े होंगे। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े होंगे तो कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा होगा आपका। ठीक है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो भी बढ़ जाती है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक फैक्टर आता था, हम लोग ने पढ़ा था इस तरीके से कि अगर इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं आपका तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, कि अगर इनर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं वो आपके एफ सब शेल में हो रहे हैं। ठीक है, वो या एफ ऑर्बिटल में हो रहे हैं आपके। तो जब एफ सब शेल या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका डिफ्यूज नेचर है। सीधी सी बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका एफ सब शेल में, यानी अंदर के ऑर्बिटल्स में आपके या अंदर के सब शेल में आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं। और अगर अंदर के सब शेल में या ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो साथ ही साथ आपके न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन बढ़ेंगे। अब जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ रही है। लेकिन हमने सर ऐसा पढ़ा था कि जब अंदर के सब शेल में या अंदर की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, यानी जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्क्रीन करते हैं न्यूक्लियस को बाहर के ऑर्बिटल से। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि जो एफ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं है इन कंपेरिजन टू किसके, एस और पी के। ठीक है, जो एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट है इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब शेल, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज dominates. Hence, there is not that much increase in size. साइज में इतना इंक्रीज नहीं हो पाता है. ओके, और इस फिनोमेनन को हम एक नाम दे देते हैं. दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बेसिकली इस फिनोमेनन को हम लोग नाम दे देते हैं, दिस इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अगर वन वर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप लिखोगे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये सारा फिनोमेनन हो रहा है. अगर वन वर्ड में आपके पास में क्वेश्चन आता है तो यू विल से कि आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है. तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में इनकी. ठीक है, एग्जिस्टेंस के बारे में यानी एलोट्रॉपिक फॉर्म डिस्कस करते हैं इनकी. ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर में नाइट्रोजन की को देखें अगर हम लोग,
नाइट्रोजन की बात करूँ मैं अगर मैं, तो नाइट्रोजन का आपका स्मॉलेस्ट साइज़ है इस पूरे ग्रुप के अंदर में। नाइट्रोजन का जो है वो स्मॉलेस्ट साइज़ है इस पूरे ग्रुप के अंदर में, और ये जो एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक गैस, एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक गैस। किसकी तरह एग्जिस्ट करता है ये आपका? डाई एटॉमिक गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा, यानी जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, N डबल। ठीक है, बट जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर जो हैं ये भी आपका गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट है ये। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं कैन शो एलोट्रॉपी, कैन शो एलोट्रॉपी। अदर मेंबर्स आपके एलोट्रॉपी शो कर सकते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस जो आपका P4 डिस्क्रीट यूनिट में मिलता है ना, अदर फॉर्म भी मिलती है तो डिस्क्रीट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल रहती है, ठीक है, फॉस्फोरस की। अदर्स भी इसी तरीके से अपना डिस्क्रीट यूनिट मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे पहले CBSE ने इंट्रोड्यूस, NCERT में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे फॉस्फोरस के अलग अलग फॉर्म। तो फॉस्फोरस की जो फॉर्म्स हैं वो आपकी जैसे रेड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस होती है। अभी CBSE ने इस करंट उसमें हटा दिया है सिलेबस से, इसलिए इतना इस पर वो करने की ज़रूरत नहीं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट इतना याद रखिए कि अदर मेंबर आपका एलोट्रॉपी शो करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास में जनरेट होता है, वो ये कि नाइट्रोजन क्यों सिर्फ डायटोमिक फॉर्म में मिलता है बट अदर मेंबर्स आपके P4 या अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्यों मिलते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि वाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक यूनिट, डायटोमिक यूनिट की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है आपका? रीज़न ये है कि नाइट्रोजन का साइज़ जो है स्मॉल है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है, स्मॉल साइज़ है। तो और अगर हम लोग आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, स्मॉल साइज़, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए जो नाइट्रोजन है उस पर क्या आपके पास है? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो होता क्या है कि नाइट्रोजन अपने एटम के साथ में जब बॉन्ड बनाने जाता है और स्मॉल साइज़ है, जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा तो ये नज़दीक आएंगे, जब थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, जब ये नज़दीक आएंगे एक दूसरे के, जब ये पहला बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो आपस में क्या होता है, इनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट होगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। जैसे इन्होंने पहला बॉन्ड बनाया तो इनके बीच में क्या हुआ? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से रिपल्शन कॉज हुआ। तो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करता है? इट अंडरगोज टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, इट अंडरगोज टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टी बॉन्ड बनाने जाता है, यानी नाइट्रोजन जो इस फॉर्म में चला जाएगा आपका N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करने लग जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि सर जैसे P4 यूनिट बनी थी आपकी, N4 यूनिट क्यों नहीं बन पाई, है ना। P4 यूनिट बनी यानी फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉप्स आए, लेकिन इसके सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि डायटोमिक फॉर्म, डायटोमिक यूनिट में क्यों एग्जिस्ट करता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी, ठीक है। हम नाइट्रोजन की वाई नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी फॉर्म क्यों नहीं शो करता है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर आप देखेंगे एलोट्रॉपी ना शो करने की रीज़न अगेन क्या होता है कि एलोट्रॉपी फॉर्म करता है तो ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया है इसका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है अदर मॉलिक्यूल्स के साथ में। अब जैसा कि इसका साइज़ छोटा है, N2 यूनिट का साइज़ जो छोटा है, तो इनके बीच में वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन रहने वाला है, वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन रहेगा। और इस वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन की वजह से आपका नाइट्रोजन जो है आपका अदर जैसे N4 यूनिट या N8 यूनिट इस तरीके की यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, या अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो दो रीज़न है, एक तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, दूसरा आपका था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और तीसरा यहाँ पे आपका पॉलीएटॉमिक फॉर्म में ना जाने के पीछे रीज़न ये है, पॉलीएटॉमिक फॉर्म में ना जाने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें वीक वंडर वॉल इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये ऐसा भी बोल सकते हो, एंड ऑल्सो डू नॉट शो, तो सेम रीज़न है, डू नॉट शो पॉलीएटॉमिक फॉर्म,
ठीक है। लेकिन अदर मेंबर्स की बात करें हम लोग, जैसे फॉस्फोरस की बात करें या अदर मेंबर्स की बात करें, अदर मेंबर्स शो पॉलीएटॉमिक फॉर्म, अदर मेंबर्स शो पॉलीएटॉमिक फॉर्म, अदर मेंबर्स आपका पॉलीएटॉमिक फॉर्म दिखाता है, ठीक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है आपका कि उनका साइज कंपेरेबल हो जाता है, ठीक है। दे हैव कंपेरेबल साइज, दे हैव कंपेरेबल साइज, ठीक है। दे हैव कंपेरेबल साइज, कंपेरेबल साइज होने की वजह से क्या होता है, गुड वंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। उनके बीच में एक अच्छा वंडर वॉल इंटरेक्शन होगा, हैंस एग्जिबिट पॉलीएटॉमिक फॉर्म्स, इसीलिए वो क्या करते हैं, आपका पॉलीएटॉमिक फॉर्म एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ से जनरेट हो सकता है, वो ये कि सर जिस तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, फॉस्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फॉस्फोरस ने ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, है ना। या अदर मेंबर ने, वाई अदर मेंबर्स डू नॉट शो मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी, है ना, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। असर्शन रीजनिंग का सपोर्ट वो है, तो आपको डीप थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी किसकी तरफ हमें वो करती है। तो अदर मेंबर्स क्यों आपका मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं शो कर पाता, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि अदर मेंबर्स के केस में साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाने की वजह से, ये क्या करते हैं आपका, ये कैटिनेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हो, या इस तरीके से भी आप इसको डील कर सकते हो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के केस में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, ये बन रहा था आपका 2p पाई की वजह से। यहाँ पे जो आपका ओवरलैपिंग थी 2p पाई की वजह से, ठीक है। और अदर मेंबर में हम जाएंगे, जैसे फॉस्फोरस के केस में अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 3p पाई की फॉर्म होगी। और 3p पाई आपका इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, ठीक है। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, यानी n बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग पुअर होगी। और ओवरलैपिंग किसके प्रोपोर्शनल होती है, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ के। तो यानी अगर ये चले भी गए तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है। तो स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे आप लोग तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल्स के बीच में भी, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी आपकी। अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी आपका, तो बॉन्ड वीक बनेगा, और वीक बॉन्ड बनेगा तो वो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये किस फॉर्म में चला जाता है, इस तरीके से स्टेबलाइज, टू गेट स्टेबलाइज होने के लिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, इस तरीके से। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। तो देख लीजिए एक बार इसको आप। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक पॉइंट में बताना आपको भूल गया कि अदर मेंबर जो है, जैसे नाइट्रोजन आपका गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता था, अदर मेंबर्स आपके सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना कि अदर मेंबर्स के पास टेंडेंसी होती है कि दे कैन शो सॉफ्ट सॉलिड, दे कैन अंडरगो टू फॉर्म सॉफ्ट सॉलिड। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगली प्रॉपर्टी जो है आपकी दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखिए किस तरीके से समझेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा आपका, टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आप जिसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं। तो रिमूव द टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन। टेस्टिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है आपका, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका रिमूव करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, एटॉमिक जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, यानी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी जैसे जैसे क्या करेंगे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे।
ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका कम अमाउंट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी, किसको, एटम को, ताकि उससे हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पा सकें। ठीक है। और नाइट्रोजन का केस आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन होता है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ठीक है, कम एनर्जी लगेगी आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। नाउ यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज 2s2 2p3। ठीक है, इससे पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है, n+ की फॉर्म में गया और इसने क्या फॉर्म किया, 2s2 2p2। इसको बोलते हैं हम IE1। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका n+ है, n+ से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो किस में कन्वर्ट जाएगा आपका, ये आपका n+2 2s2 2p1 में जाएगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग IE2। तो ये जो एंथैल्पीज़ होती हैं इनको एक पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है, दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ में क्या होता है आपका, IE2 ग्रेटर देन दैट ऑफ IE1। IE2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE1। ठीक है, IE2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE1। यहाँ से एक क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जैसे जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नाइट्रोजन के बाद में आपकी ऑक्सीजन फैमिली आती है, और अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोग वो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाने पर। तो सिंपल सी आप बात याद रखें कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 2s2 2p4। ऑक्सीजन का जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 2s2 2p4। तो होता क्या है कि जो IE1 होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो 2s2 2p4 है, और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, O+ में, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा के, दिस इज़ 2s2 2p3। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि यहाँ पे नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपका 2s2 2p3 है, यानी स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। क्यों स्टेबल है, बिकॉज ये आपका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, तो ये आपका आउटर मोस्ट शेल की बात करूं, इट इज स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। किसकी वजह से, आपका हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से। इट इज स्टेबल ड्यू टू योर हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से आपका नाइट्रोजन आपका एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसको बहुत ज़्यादा इवन देनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू किसके, 2s2 2p1 के, क्योंकि 2s2 से 2p1 ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 2s2 2p3 में, जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जैसे ही हम लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास में आयनेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी चाहिए थी, क्योंकि साइज़ आपका छोटा हो रहा है। बट उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है, यहाँ पे आपका IE1 ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ IE1 ऑफ ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा आपको। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि नाइट्रोजन के पास में स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, लेकिन IE2 इनकी सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी में नहीं होगा ऐसा। ठीक है, सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE2 ऑफ नाइट्रोजन। सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन की ऊपर लिख देता हूँ मैं, चाहे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IE1 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन 2 ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ IE2 ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज में ऐसा नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के केसेस में ये होगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो आयनेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, आयनेशन एंथैल्पी आपकी कम होगी, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोग को इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। दूसरा मैंने बताया कि सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पीज आपकी ज़्यादा होती है, यानी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो उतने ही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन ही तो गया है, तो इलेक्ट्रॉन गया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका बढ़ जाएगा। सेकंड थिंग मैंने जो बताई है कि नाइट्रोजन का जो IE1 होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होता है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपका ज़्यादा होता है। और ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। ओके, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन को अटेन कर रहा है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉन ईजिली आपका लूज कर जाएगा। तो चलिए आयनेशन एंथैल्पी से एक और कैरेक्टर हम लोग जनरेट कर देते हैं, दैट इज़ मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें बताऊंगा कि आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है।
तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम लोग, तो नीचे जाने पर क्या होता है, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, hence metallic character increases। ठीक है, नीचे जाते जाते क्या होता है आपका, नीचे जाते जाते आप लोगों का मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होती जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में आपका, ये दोनों तो आपके नॉन मेटल हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल हैं, दीज आर नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और जो एंटीमनी है, दीज आर मेटलॉइड्स, दीज आर योर मेटलॉइड्स। और जो बिस्मथ है आपका, बिस्मथ जो होता है आपका, दिस इज योर मेटलिक इन नेचर, दिस इज योर मेटलिक इन नेचर। नोट कर लीजिए इस चीज़ को आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, या एफिनिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो आप लोग, एफिनिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मेजर कब की जाती है आपका, ये मेजर की जाएगी आपका जब दो एटम होंगे और बॉन्डेड स्टेट में होंगे। ठीक है, जब दो एटम होंगे और बॉन्डेड स्टेट में होंगे, कंपैरेटिवली निकालते हैं। तो पॉलिंग के अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकाला है। ठीक है, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, देखिए जब भी आप लोग ग्रुप में कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो हमेशा किसको लेकर करेंगे, साइज़ को लेकर के। ठीक है, और पीरियड में कभी भी आप लोग कोई प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लेकर करेंगे। अगर आप साइज़ को लेकर करेंगे पीरियड में प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन, तो वो क्राइम हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्राइम है वो। हम लोग हमेशा ग्रुप में किसको लेकर डिस्कस करेंगे, साइज़ को लेकर करेंगे। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज आपका बढ़ेगा, हैंस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब नीचे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो सिग्मा होता है, सिग्मा आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग साइज से मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये कि फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी और देन बिस्मथ। एक सीरीज़ है, उसको आप याद रखिए कि पीरियोडिक टेबल में जो सीरीज़ है जिसके बेसिस पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन की आपकी होती है 4.0, ऑक्सीजन के 3.5, नाइट्रोजन की आपके पास में 3, क्लोरीन की भी आपके पास 3, ब्रोमीन की 2.5, आयोडीन की 2.5, सल्फर की 2.5, कार्बन की 2.5। अप्रॉक्सीमेटली पॉलिंग स्केल पर है। इसकी जो होती है आपकी 2.1 के करीब होती है और हाइड्रोजन की भी आपकी 2.1 के करीब होती है। तो दिस सीरीज़ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग स्केल के बेसिस पर ये आपकी सीरीज़ इंट्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो नीचे जाएंगे आपका, तो जैसे नाइट्रोजन की आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 है, फॉस्फोरस की आपकी 2.0 है, देन आपकी 1.8, 1.9, 1.8, 1.8 इस तरीके से रहती है। ओके, तो इतना डाटा आपको याद नहीं रखना, बस आपको कितना याद रखना है कि नीचे जाने पर आपका साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ, ये पर मोल के टर्म में होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी पर मोल के टर्म में होती है, बट मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, in an isolated gaseous atom, in an isolated
ठीक है, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। तो अगर हम लोग डिस्कस करें नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली के बाद अब ये दोनों तरीके की हो सकती है, आइदर इट कुड बी एक्सोथर्मिक, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में एनर्जी रिलीज होगी, या कैसी हो सकती है आपकी एंडोथर्मिक हो सकती है, या तो एक्सोथर्मिक या क्या हो सकती है आपकी एंडोथर्मिक हो सकती है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हुई होगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, एनर्जी रिलीज हुई होगी आपकी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो आपका एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को एनर्जी दी गई होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो नाइट्रोजन का केस है, तो नाइट्रोजन के केस में जो प्रोसेस होता है वो आपका एंडोथर्मिक होता है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की। ठीक है, तो नाइट्रोजन जैसे गैसेस एटम है, इस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐडअप करा रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं इसको n- की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ योर एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और रीज़न क्या है आपका, रीज़न ये है एंडोथर्मिक होने का कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दिस इज 2s2 2p3, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका 2s2 2p4, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा, यहाँ से एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो बहुत सारे बच्चों को मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि जो एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो एक्सोथर्मिक रहेगी, नहीं, एंडोथर्मिक हो सकती है। आइदर इट कुड बी नेगेटिव और इट कुड बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव कब रहेगी आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे एनायन में ऐड कर रहे हैं हम लोग, और जैसे स्टेबल सिस्टम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को एडअप करा रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नीचे जाने पर क्या होगा, आप लोगों का साइज़ बढ़ेगा, साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी जो आपकी कम हो जाएगी और इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे आप लोगों का, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, मोर एनर्जी गिवन टू द सिस्टम, है ना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आज का फाइनल पॉइंट है हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के एंड बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आपका नाइट्रोजन फैमिली का, वो इंक्रीज़ करेगा नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक। ठीक है, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, और देन आपका डिक्रीज़ करेगा आपका आर्सेनिक टू बिस्मिथ। आर्सेनिक से बिस्मिथ का क्या होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज़ करेगा। इसके पीछे मैं रीज़न देता हूँ, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये जनरल ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, जनरली यही रहेगा आपका ऑर्डर। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट आपका बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ एटम्स पे, कि एटम किस तरीके से आपका पैक हो रहे हैं। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट मेजरली डिपेंड करता है साइज़ पर और मोलर मास पर। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका एटम का साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, एटम का साइज़ बढ़ेगा आपका, तो एटम का साइज़ बढ़ने पर आपका क्या होता है, वंडर वॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा, और वंडर वॉल इंटरेक्शन करेगा तो यूजुअली आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज़ करेगा। तो थोड़ा बहुत एंटीमनी और बिस्मिथ में इरेगुलरिटी आ जाती है, क्योंकि बिस्मिथ आपका रिलेक्टेंस होता है बॉन्डिंग के लिए, वो इतना अच्छा इंटरेक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, रिलेक्टेंस टूवर्ड्स बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर में इतनी जो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगा किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसी के बेसिस पर इन चीज़ों को समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक को मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक से बिस्मिथ तक आपका डिक्रीज़ कर रहा है। तो आर्सेनिक बर्न होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन से बिस्मिथ तक बढ़ना चाहिए था, इंटरेक्शन अच्छा जनरेट होना था। लेकिन नाइट्रोजन आर्सेनिक से बिस्मिथ तक की जो कहानी है वो ये है कि जब यहाँ से आपका सीरीज स्टार्ट होती है तो जो आर्सेनिक टू बिस्मिथ है तो उनकी लेस एफिनिटी हो जाती है बॉन्डिंग के लिए। तो रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, रीज़न क्या है आपका, सिंपल सा है, दोनों का जो रीज़न है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे फॉस्फोरस हो गया आपका, वो अपनी कोवलेंसी को बढ़ा सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा वो 5 तक ले जा सकता है। ठीक है, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर में, लेकिन यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी एफिनिटी जो होती है आपकी बॉन्डिंग के लिए वो कम हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। ये जनरल ऑर्डर है, वैसे सीबीएसई बहुत रेयर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से, बट आप लोग याद रखिएगा कि
जैसे अगर प्रिस्क्राइब्ड टेबल में एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से इसके पीछे ये रीजंस हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम लोगों का उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट को, यानी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आप ये लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी को रीड आउट कीजिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए कि आप लोगों को इनऑर्गेनिक बहुत स्मूथली याद हो जाए, क्योंकि अगर जितना याद आप कर पाओगे इस चीज़ को, जितना आप ग्रैब कर पाओगे चीज़ों को, उतना ईजिली आप लोग पेपर को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।